एंड वेलकम। मैं दिव्या आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेबल पिक पे, जहाँ हम नॉर्मल लोगों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज पे बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर संदीप सुहाग, जो कि ओरका स्पोर्ट्स के सीईओ एंड फाउंडर हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं शानदार बातचीत। संदीप, स्वागत है आपका हमारे शो पे। तो आप पहले हमें ये बताइए कि ओरका स्पोर्ट्स की शुरुआत कहाँ से हुई? दिव्या जी, बहुत पुरानी बात है। ओके। जून 2015 में ओके। मैं हक एक्सप्रेस न्यूज मैगजीन का को-फाउंडर होता था। ओके। और एज अ पत्रकार भी मैं काम कर रहा था। ग्रेट। तो उसी सिलसिले में मैं किसी फीमेल कबड्डी कोच से मिलने के लिए गया था, इंटरव्यू के लिए। ओके। लेकिन जब मैं उनसे मिला और उन्होंने जो अपनी पूरी कहानी सुनाई, वो ग्लैमर के पीछे का जो अंधकार था, काला सच है, वो आपको पता चला? पता नहीं चला, बताया गया। दोनों में फर्क होता है। हाँ। तो उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया कि उनकी लाइफ में क्या हुआ। Okay. और कैसे कैसे प्लेयर्स का शोषण होता है, कैसे कोचेस का शोषण होता है। Okay. और एक ही फैमिली पिछले 35-40 साल से राज कर रही है कबड्डी के ऊपर। oh. तो मुझे लगता था मीडिया में बहुत पावर होती है। मैंने उसको मैगजीन में प्रिंट किया पूरी स्टोरी को, और बड़े बड़े लीडर्स को बाई हैंड जाके दे के आया और पॉइंट आउट किया उस स्टोरी को। लेकिन रिजल्ट जीरो, नो इम्पैक्ट। यस। तो कह सकते हैं कि वहां से ओरका का जन्म हो रहा था। ओके। तो वहां से ओरका स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई? यस, कह सकते हो। तो मिस्टर संदीप, जब आपने ओरका स्पोर्ट्स की शुरुआत करी तो आपके सामने क्या बड़े चैलेंजेस आए? दिव्या जी, ना तो मैं कबड्डी से बिलोंग करता था, ना मैंने कभी कबड्डी खेली थी, ना मैं ऐसे प्लेयर्स को जानता था जिन्होंने कबड्डी खेली हो। ओके। तो मेरा जो नॉलेज था कबड्डी के बारे में वो जीरो था। ओके। तो उन चीजों को कमाने के लिए मैं अलग अलग लोगों से मिला। कुछ ऐसे लोगों से भी मिला जो नई फेडरेशन बना रहे थे। ग्रेट। उन लोगों ने नई फेडरेशन बनाई और त्रिची तमिलनाडु में एक इवेंट किया, नेशनल लेवल कबड्डी गेम्स किए। और मुझे एज अ कि आप आइए और देखिए, ताकि आप लीग लॉन्च कर सकें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ओके। उन्होंने मुझे तमिलनाडु बुलाया, मैं गया, 3 दिन उनके साथ रहा। लेकिन थर्ड डे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरे सामने उन्होंने मुझे लीग के लिए बुलाया हुआ था और किसी थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने डील डन कर दी कि हम आपके साथ कबड्डी लीग कर रहे हैं। ओके। तो कह सकते हो कि वहां थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन नहीं, एग्रेशन। ओके। उस चीज के लिए कि इन्होंने मुझे डिच कर दिया। उन्होंने हे कबड्डी के नाम से कबड्डी लॉन्च की। और उसी टाइम मैंने हे कबड्डी का डोमेन अपने नाम से बुक कर लिया। तो ये आपने उन्हीं को चैलेंज कर दिया? यस। और उसके बाद एक्चुअल जंग की शुरुआत हुई। ओके। मैंने शायद हिंदुस्तान का हर ग्राउंड खुद अपने जाके कोचेज से मिल के तैयार किया है। जम्मू कश्मीर से लेके दीमापुर, नागालैंड तक, और नागालैंड से आपका मदुरई तक मैंने बाई रोड किया हुआ है। एक एक ग्राउंड मैं जानता हूँ कि कहाँ पे लोग कबड्डी खेलते हैं। तो बेसिकली आपने हर जगह जाके देखा है हिंदुस्तान के हर लेवल पे? यस। और वहां से मैंने अपने लिंक बिल्ड किए और ओरका की शुरुआत की। ग्रेट। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपके दिमाग में इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में कैसे आया? दिव्या जी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से जरूर बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे सपने मिडिल क्लास नहीं है। और कभी से नहीं थे। मुझे हर चीज बहुत बड़ी चाहिए, मुझे हर चीज में क्वालिटी चाहिए। ओके। और मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ हर इंसान कमाए। You have dreamed big from starting, right? या क्योंकि मैंने देखा था ललित मोदी ने, आज से अगर हम बात करें 2007, क्रिकेट को कौन जानता था, क्रिकेट में किसने पैसा कमाया था, लेकिन एक इंसान ने एक विजन देखा। और आज आप देखेंगे तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा गेम आज के दिन क्रिकेट है। आईपीएल और नोट आईपीएल, क्रिकेट। यस। आज आप सोच सकते हैं कि कबड्डी का कोई प्लेयर या आपका हॉकी का कोई प्लेयर पोर्शे लेके निकल रहा है या मर्सिडीज लेके निकल रहा है, लेकिन उससे पहले 2007 से पहले क्रिकेट के प्लेयर भी नहीं सोचते थे। उन्होंने भी वो चीज नहीं सोची थी, लेकिन एक इंसान के विजन ने वो करके दिखाया, तो बड़ा चेंज लाया। यस। तो वो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई कर सकता है। यस। जिनके बड़े सपने हो। यस। तो संदीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, ओरका कबड्डी लीग की शुरुआत जब आपने करी 2017-18, तो उस समय प्रो कबड्डी लीग से भी इसे कंपेयर किया जा रहा था, तो ये एकदम से डिस्ट्रॉय कैसे हो गया? दिव्या जी, एक्चुअल में कोई भी चीज एकदम से डिस्ट्रॉय नहीं होती।
उसमें सबसे बड़ा कारण मैं खुद को मानता हूँ। ओके। क्योंकि शुरुआत जब गलत होती है तो एंड भी गलत ही होता है। पर आप अपने आप को जिम्मेवार क्यों मानते हैं इस चीज के लिए? दिव्या जी, अगर सपना मेरा था तो सारी गलतियां भी मुझे उठानी पड़ेंगी। बिल्कुल। चाहे उसमें टीम का चुनना हो, जिन लोगों को मैंने अपने साथ काम के लिए रखा, या पार्टनर्स जो मेरी कंपनी में आई थे, एग्री। तो अगर मैं ब्लेम उनको दूं तो लेके तो कहीं ना कहीं मैं ही आया था, आई तो एग्री। वो गलती भी मेरी ही होगी। अच्छा संदीप जी, हमें ये बताइए, आपके ऊपर और का स्पोर्ट्स को लेके जो एलिगेशंस हैं, फ्रॉड एलिगेशंस हैं, वो कितने सच हैं? दिव्या जी, अगर मैं बात करूं तो लोगों के हिसाब से तो 100% सच है। दुनिया तो वही मानती है जो यस, दिखती है। हाँ, क्योंकि मैं अगर बात करूं तो मैंने किसी के बारे में कुछ बोला भी नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम्म। अगर बात करें फ्रॉड की, हम्म। तो फ्रॉड के एलिगेशन मेरे ऊपर लगे हम्म। अक्टूबर 2019 में। ओके। और ओरका में कोई भी पेमेंट जो आई हम्म। थी वो दिसंबर 2017 के बाद कोई पेमेंट ओरका में आई ही नहीं। और एलिगेशंस आप पे लगे 2019 में? यस, तो उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस भी हुए हैं, 4 कैंप भी हुए हैं हमारे। ओके, तो उनमें बहुत खर्चा आता है। यस, उसके अलावा मेरे ख्याल से 10,000 टी शर्ट्स भी हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं। रियली? यस, उसके अलावा हम 1,000 से ज़्यादा हमने किट्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं ओके, स्पोर्ट्स प्लेयर्स किट्स। ओके, या प्लेयर्स को, कबड्डी किट्स। गॉट इट। यस, तो उसमें तो बहुत अच्छा खर्चा आता है। लेकिन लोग तो बोलते हैं मैं खा गया। दुनिया उसी पे विश्वास करती है जो सामने वाला बोल देता है। यस, गहराई तक कोई नहीं जाता। और उसके भी अलावा अगर हम बात करें तो हमें ये देखना चाहिए कि जब मैं मार्केट से बाहर हो गया था, ओके। किसी भी कंपनी के पास कैश नहीं होता, हमेशा उसकी वैल्यूएशन होती है उसकी एसेट्स के ऊपर। बिल्कुल। तो जैसे ही मैं मार्केट से बाहर हुआ, कंपनी की सारी एसेट्स कहाँ गई? दैट इज अ क्वेश्चन। जिसके पास एसेट्स गई, दैट्स मींस फ्रॉड भी उसी ने किया। दैट्स व्हाई। अच्छा संदीप जी, मुझे ये बताइए, अगर ये सारे एलिगेशंस झूठे हैं तो आपने पिछले 5 साल में फ्रंट पे आकर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? दिव्या जी, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, चलिए आपको बता देता हूँ। ओके। 10 अक्टूबर को मुझे मेरे प्लेयर्स के सामने मिलना था और उनको बताना था, लीग के बारे में अपडेट देना था। कौन सा सन? 10 अक्टूबर? 10 अक्टूबर 2019। ओके। और 9 अक्टूबर की रात को 11 बजे मुझे किडनैप कर लिया जाता है गन पॉइंट्स के ऊपर। ओके। 4 लोग आते हैं और मेरे ऑफिस से थोड़ी सी दूर पे मुझे गन पॉइंट पे उठा ले जाते हैं। सो इट वाज ऑल प्री प्लान्ड, राइट? यस, मेरी खुद की टीम उसमें शामिल थी, तो हाँ, मुझे उठा ले जाते हैं, मेरी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, लेकिन गन पॉइंट पे होता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाता। ओके। मैं कुछ देर के बाद उनसे पीने के लिए पानी मांगता हूँ। ओके। वो मुझे पानी देते हैं, पता नहीं उसमें क्या था। उसके बाद मुझे नहीं पता, अगले दिन शाम तक मुझे किसी चीज़ का पता नहीं। आप कहाँ है, कहाँ रखा गया, आपको कुछ नहीं पता? नहीं, मैं गाड़ी में ही था। ओके। मुझे सिर्फ इतना पता है मैं गाड़ी में ही था, और उन्होंने मुझे जब लास्ट उतारा तो भी मुझे गाड़ी से उतार के रोड के साइड में बिठा दिया। तो उन्होंने आपकी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी और हाँ, आपको पता नहीं लगा कहाँ आपको लेके गए, कहाँ हाँ, रखा? मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता उसमें पानी में क्या मिला हुआ था, मैं अनकॉन्शियस था। उसके बाद भी मुझे जो याद है, मैं 2 घंटे तक रोड के ऊपर बैठा रहा, Oh my सिर God. पकड़ के। और उसके बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कहीं और जाऊं। मैंने सबसे पहले गाड़ी रोकी और मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसके पास गया, होटल बुक किया और मैं रात को वहां सोया, क्योंकि मेरी शायद सोचने की क्षमता भी खत्म हो चुकी थी। मेरे ऊपर क्या बीत रही थी मैं बता नहीं सकता। मैं समझ सकती हूँ। तो उसके तुरंत बाद मेरे पास फोन बजने शुरू हुए अलग अलग जेलों से, ओके। एक्सटॉर्शन के लिए। और जैसा कि गाड़ी में मुझे अंदाजा हो गया था कि किसने ये सब करवाया है, जी जी, मेरी टीम का ही बंदा था, तो मैंने उसको फोन किया। तो आपको पता लग गया था उस टाइम? हाँ, क्योंकि जब उन्होंने बताया कि हमने उठा लिया है, ओके, तो उनके मोबाइल के स्पीकर की आवाज थोड़ी सी ज्यादा थी, मुझे समझ में आ गया कि सामने बोलने वाला कौन है। तो आप देख नहीं पा रहे थे, लेकिन आपको सब पता लग पा रहा था कि कौन इसके पीछे है। हाँ, तो जब उन्होंने बोला कि हमने उठा लिया है, तो मुझे समझ में आ गया था किसने बोला है। ओके। तो जैसे ही मैं उसके बाद नेक्स्ट डे उठा सुबह, उठते ही मैंने सबसे पहले उसी बंदे को फोन किया कि मैं तुझे जान से मार दूं। गुस्से में आदमी यही करता है, बिल्कुल शायद। तो मैंने भी उसको यही बोला, लेकिन मजे की बात यह है कि उसके आधे घंटे में मुझे बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि तुम्हारे ऊपर FIR है, तुमने जान से मारने की धमकी दी है। अरे वाह। तब तक मुझे पता चल चुका था कि मेरी गाड़ी भी गायब है मेरे ऑफिस से। ओके, तो गाड़ी भी चुरा ली गई थी? हाँ, चुराई ही बोल सकते हैं।
लेकिन मेरा पार्टनर उसमें इन्वॉल्व था, तो हम्म, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। हम्म, कोई बात नहीं। तो पहले एक पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ रहा था, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो उन्होंने पूरा जाल बिछा रखा था। 4 पुलिस स्टेशन और 3 जेल। हम्म, 3 जेलों से मुझे एक्सटॉर्शन के फ़ोन आ रहे थे हम्म, और 4 पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल आ रहे थे कि सामने आ, नहीं तो हम तेरे घर से भाई को उठा लेंगे, वाइफ़ को उठा लेंगे। तो तो पुलिस वालों ने भी आपको ऐसे धमकी दी? हाँ, कि या तो हमारे ओके। सामने पेश हो, जी, जी। नहीं तो हम एफआईआर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मुझे ही पता है कि मेरा मानसिक संतुलन क्या था, नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है? हुँ, उस दौरान मैंने एक वीडियो भी जारी किया था हुँ, कि मेरे साथ क्या हुआ। हुँ, उसके जैसे ही मैंने वीडियो जारी किया तो जो मुझे लगता था मेरा दोस्त है, अच्छा। उसका मुझे फ़ोन आया कि हुँ, संदीप, हुँ, 16 तारीख की बात है ये, हाँ, हाँ। कि संदीप ऐसा है कि यहाँ बहुत कचरा फैल चुका है, हुँ, हुँ, तो कुछ टाइम के लिए तू मार्केट से बाहर हो जा। मैं कहा ओके। यार मार्केट से बाहर हो जाऊँ मतलब? यार तू बॉम्बे ऑफ़िस चला जा तेरे। हुँ, हुँ, तो मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, जी, कुछ टाइम के लिए जी, बॉम्बे चला जाता हूँ। जी। लेकिन मज़े की बात ये है कि मैं 19 तारीख की शाम को बॉम्बे पहुँचा हुँ, और 19 तारीख की रात को मुझे एटीएस ने गन पॉइंट के ऊपर उठा मेरे लिया आपको? मेरे ऑफ़िस से उठा लिया ओके, और एटीएस ने मुझे 19 तारीख को उठाया, 20 तारीख का मुंबई में इलेक्शन था और ओके। 19 की और 20 की रात को उन्होंने मुझे अपने पास रखा। हुँ, हुँ, 20 की शाम को उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन हैंडओवर कर दिया ओके। विद एक गन और कुछ बुलेट्स के साथ। ओह! तो उन्होंने ये आप पे इल्ज़ाम लगा दिया यस, कि आपके पास हथियार निकले, राइट? यस। और उन्होंने मुझे 21 तारीख को दिखाया कि हुँ, हुँ, 21 तारीख को मुझे घूमते हुए उन्होंने पकड़ा है कि मैं आवारागर्दी कर रहा था, पिस्टल हुँ, हुँ, लेके हवाबाजी कर रहा था। हुँ, हुँ, हुँ। एक ऐसा इंसान जो एक अच्छा बिज़नेसमैन है, जी, जी, जिससे किसी आम आदमी को मिलने के लिए 1-1 महीना पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जी। वो आदमी उनको हवाबाजी करते हुए मिल गया। मज़े की बात ये है। बहुत ताज्जुब की बात। यस, उसके बाद 22 तारीख को मुझे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड दिया। ओके, अ, 24 तारीख को मुझे फिर वापस कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट ने मुझे अ, जेल भेज दिया। लेकिन जब जेल भेज रहे थे, तो एक पुलिस वाला आता है मेरे पास, जो मेरी सिक्योरिटी बोल लो या मुझे जो कोर्ट ले जा रहा था, ओके। कि संदीप एक बुरी खबर है। तो मैंने कि क्या? कि तेरी वाइफ़ ने और तेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। ओह! तो वो आपको कह सकते हो मतलब ये मेंटली तोड़ने के लिए। ओके, तो वो आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, बट ये बात सच नहीं थी। हाँ, लेकिन ये बात मुझे 1 महीना बाद पता चली जब मैं जेल से बाहर आया। कि ये 1 म बात सच नहीं थी। यस, 1 महीना मैं उसी दर्द में था कि उसी गिल्ट में थे आप कि ये हाँ, क्या हो गया? हाँ, कि मेरी वाइफ़ भी नहीं है, मेरा बेटा भी ओके। नहीं है। तो शायद वो सबसे बुरा टाइम था मेरे लिए। फैमिली लेकिन सबसे या लेकिन बाहर आने के बाद भी कुछ और चीज़ें बाकी थी मेरे लिए, हुँ, हुँ, जो मेरा इंतज़ार कर रही थी। ओके। मज़े की बात ये है कि इन केसों में हुँ, 2 हुँ, दिन में ज़मानत मिल जाती है। मुझे ओके, 1 महीने तक ज़मानत नहीं मिली और जब ज़मानत मिली, तो इस बिहाफ़ पे मिली कि मुझे हर मंगलवार और शनिवार थाने में जाके साइन करके आने पड़ेंगे। तो वो चाहते थे कि आप कहीं जा ना पाओ। यस, ओके। मैं शहर नहीं छोड़ सकता था। हुँ, हुँ, हुँ। ये सिलसिला साढ़े 3 साल चला। ओह माय गॉड! तो शायद किसी के सामने आके क्या बोलता? क्योंकि आपके पास कुछ पुख्ता सबूत नहीं थे दिखाने के लिए, नहीं, राइट? सबूत तो जब होंगे जब मैं कहीं जा पाऊँगा। हाँ, तो उन्होंने ब आपको बीच बाहर आने ही नहीं दिया। पीछे से जब मैं जेल में था, जी। मेरा 40 एकड़ का 40 कमरे का एक हॉस्टल होता था। हाँ, हाँ। उसके अंदर जितना सामान था वो चोरी हो गया, वाह! ठीक है? मेरे ऑफ़िस में जितना सामान था वो चोरी हो गया, गाड़ियाँ चली गई। और ये सब कुछ आपके जेल जाने के बाद हो रहा है? यस। और फ्रॉड मैन, मज़े की बात ये है। हुँ, साढ़े 3 साल तक सब कुछ झेला हुँ। और जब कोर्ट की तरफ से मुझे ये हुआ कि मैं शहर छोड़ सकता हूँ, जी। तो कि अब मुझे यहाँ से निकल के और इससे कुछ बड़ा क्रिएट करना है। तो फिर कोर्ट ने जब इतना लंबा ये खींचा, तो कोर्ट ने आपको कैसे परमिशन दी फिर? एक्चुअल में क्या होता है कि कभी भी जब आपकी चार्जशीट पेश होती है, जी, जी, जी। उसके बाद कोर्ट अपने आप परमिशन दे देता है। जी। लेकिन मेरी चार्जशीट पेश होने में साढ़े 3 साल लग गए। ओह! तो कोर्ट ने कुछ सवाल नहीं किया? मैडम, कोर्ट के ऊपर इतना बर्डन है
कि जजों के पास टाइम ही नहीं होता कि वो ये भी देख सके कि सामने कौन खड़ा हुआ है। तो उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि कोर्ट का कोई कसूर है, लेकिन उनके पास खुद ही इतना वर्कलोड है। समय नहीं। तो संदीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ओरका स्पोर्ट्स का बिजनेस मॉडल क्या है? दिव्या जी, ओरका स्पोर्ट्स का बिजनेस मॉडल सीधा सा है, फ्रेंचाइजी सेल जो हम टीम सेल्स करेंगे, उसके अलावा स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्ट राइट। तो सर आप हमें ये बताइए, क्या ओरका स्पोर्ट्स में किसी को इन्वेस्ट करने या पार्टनर बनने का मौका मिलेगा? बिल्कुल, हम इन्वेस्टर्स को भी अप्रोच कर रहे हैं। ओके, और इसके अलावा मैं अपने टीम के अंदर को फाउंडर्स को भी लेके आ रहा हूँ। ग्रेट। अब इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, आप जिन को फाउंडर को ओरका स्पोर्ट्स में लाना चाहते हैं उनमें क्या क्वालिटीज देखते हैं? दिव्या जी, इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं ना, मैं मानता हूँ हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। बिल्कुल, आई एग्री। और उससे ज्यादा मुझे उनमें सपने चाहिए, जिनके ड्रीम्स में जानो, जिनके सपनों में जानो। तो आपको वैसे को फाउंडर चाहिए। यस। ग्रेट। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ओरका स्पोर्ट्स में कोई ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन या फिटनेस फ्रीक लोग जुड़ सके? बिल्कुल दिव्या जी, हमारी orcasports.com वेबसाइट है और Okay. बहुत जल्दी हमारा ऐप भी आ रहा है, जिसके ऊपर सिर्फ फिटनेस फ्रीक ही नहीं और एथलीट्स ही नहीं, कोचेस, ट्रेनर्स, हर कोई जुड़ सकता है। तो ये सब जोनर के लोग आपसे एक ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं, राइट? यस। ओके। तो सर मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा है, क्या ओरका स्पोर्ट्स में प्राइज मनी के अलावा कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए प्लेटफॉर्म है जो उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी फ्यूचर के लिए प्रोवाइड करेगा? दिव्या जी, एक्चुअली हम यहाँ सिर्फ एथलीट्स नहीं बना रहे, हम यहाँ पे Okay. ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। ओके। हम एक बार जब ब्रांड क्रिएट कर देते हैं तो उसको लाइफ टाइम एडवर्टाइजमेंट्स, इंडोर्समेंट मिलते ही रहते हैं। और हम प्लेयर्स को उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे आज क्रिकेटर हैं, तो उनका फ्यूचर सिक्योर है। यस, कह सकते हो। सर मेरे को ये बताइए, क्या ओरका स्पोर्ट्स किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल स्ट्रीमिंग सर्विसेज से बातचीत कर सकता है? दिव्या जी, हम इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च कर रहे हैं। ओके। और बगैर ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग के हम इंटरनेशनल लेवल पे कवर नहीं कर सकते। तो ये आपकी प्लानिंग में है? करना ही पड़ेगा। ओके। तो सर आप हमें ये बताइए, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप ओरका स्पोर्ट्स को या उसकी सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? दिव्या जी, ये सिर्फ ओरका की सक्सेस नहीं होगी। एक्चुअल हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जो हेल्थ एंड वेलनेस के साथ साथ फाइनेंशियल फ्री हो सके। ओके। अभी तक हम देखते हैं कि लोग पैसे के लिए हेल्थ खो देते हैं और फिर हेल्थ के लिए पैसा खो देते हैं। या तो हम ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे जो हेल्थ के साथ साथ पैसा कमा सके। तो क्या सिर्फ ये बिजनेस सक्सेस है या कोई लार्ज इम्पैक्ट मिशन है? आप इसको वर्ल्ड वाइड देखेंगे इसका इम्पैक्ट। ओके, सो यू मीन ग्लोबली हम इसको देखेंगे, राइट? यस। सर आप हमें ये बताइए, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप ओरका स्पोर्ट्स को या उसकी सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? दिव्या जी, ये सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर सक्सेस नहीं होगी, ये एक मिशन है हेल्थ Okay. और वेलनेस के लिए। हम अक्सर देखते हैं लोग वेल्थ के लिए पहले हेल्थ को खो देते हैं और Okay. फिर वापस हेल्थ पाने के लिए सारी वेल्थ खो देते हैं। तो एक मिशन है कि लोग हेल्थ के साथ साथ वेल्थ कमा सकें। तो ये क्या सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस है या लार्ज ग्लोबल इम्पैक्ट? आप बहुत जल्दी इसका ग्लोबल इम्पैक्ट देखेंगे। यू मीन इंटरनेशनली विल Yes. सी सो मेनी कंट्रीज? हाँ, यस। सर तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि टॉप परफॉर्मिंग एथलीट्स के लिए आप कोई ब्रांडिंग या पीआर स्ट्रेटजीज के ऊपर काम कर रहे हैं जिससे उनको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन मिल सके? दिव्या जी, हम इसके लिए अलग से पूरी एक टीम ही क्रिएट कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आप भगवान को मानते हो? दिव्या जी, क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, भगवान के नाम पे मैं सिर्फ मेरी माँ को जानता हूँ, लेकिन हाँ, मानता मैं उसकी भी नहीं हूँ। लेकिन क्यों? दिव्या जी, एक्चुअल में इस दुनिया की हर माँ अपने बच्चों के लिए सुख, शांति और आसान रास्ते चूज करती है। बिल्कुल बिल्कुल, और सफलता सुख, शांति और आसान रास्तों से नहीं मिलती। मैं एग्री करती हूँ। तो अगर मेरी माँ जब मुझे परेशान देखती है तो कि बेटा छोड़, नौकरी कर ले, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता, तो मैं उनकी नहीं मान सकता, क्योंकि आपके विजन अलग है। यस। तो संदीप जी, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। हमें आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। जो कुछ बहुत सारी चीजें थी हमें पता नहीं थी, वो भी जानने को मिली। कुछ ऐसे सच थे जो हमें नहीं पता थे, आज वो सामने आए। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
दिव्या जी थैंक यू मेरी स्टोरी लोगों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, Thank हम you. आपका धन्यवाद करते हैं यहाँ आने के लिए। थैंक यू। तो आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। किसी अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मिलते हैं पेबल पिक पे। थैंक यू।